कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी और आपके बोर्ड के जो पेपर है वो जल्दी ही आपके शुरू होने वाले हैं। तो आप जो अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार कर रहे होंगे। आपके 2025 का जो बोर्ड का पेपर होगा 8वीं वालों के, उसमें आपके जो मॉडल पेपर है वो आ चुके हैं। आपका जो पूरा पेपर है वो इसी पेपर पैटर्न पर आधारित आने वाला है। तो आप इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना, आपका बोर्ड का पेपर बहुत ही शानदार होगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर। इसके अलावा आपको संजीव की डेस्क वर्क वगैरह और भी कुछ भी चाहिए तो पीडीएफ वगैरह सारी आपको जो आंसर वगैरह अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है, तो आप ऐप को डाउनलोड करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा ऐप के ऊपर आपकी जो टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है 49 रुपये में। जो भी बच्चे 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं वो आज ले सकते हैं। इसमें आपको जो अपनी बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, सारी चीज़ मॉडल पेपर वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें आपको उपलब्ध मिलेगी 49 रुपये में। तो जो भी बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और ऐप के अंदर जो टॉप 3 बच्चे होंगे इस टेस्ट सीरीज़ वाले, तो उन टॉप 3 बच्चों को 1100 रुपये की पुरस्कार राशि भी आपको मिलने वाली है। तो ये उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने ये 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ ले रखी हैं। तो जो भी टॉप 3 बच्चे होंगे उन बच्चों को 1100 की जो पुरस्कार राशि वो प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आएंगे टॉप 6000 बच्चों को इस बार जो टैबलेट भी मिलने वाला है। आपने देखा होगा इस बार 26 जनवरी पे कई बच्चों को टैबलेट मिला है। अगर आपका भी सपना है टैबलेट प्राप्त करने का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में आपको कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो देखने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आइए एसएस का पेपर देखते हैं। पेपर जो आएगा उसमें आपको अपना पूरा जो काम है, जो लिखने का कार्य वो सभी अपने को पेपर में ही करना है। यानी कि वही हमारी आंसर की होगी, आंसर शीट होगी, वही हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। पेपर का टाइम आपके 2.5 घंटा रहेगा और 80 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। इसमें आपके प्रश्न संख्या 1 से लगा के 8 तक के जो प्रश्न है वो 1-1 नंबर के होंगे और वो आपके अबसदा वाले क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने पेपर में ही देना है। इसी प्रकार का आपके पेपर आने वाला है। ये पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक या फिर शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की थी। तो ये जो शाही भारतीय नौसेना है इन्होंने अपनी बगावत कब की थी? तो आपके ऑप्शन इसमें 1942, 1946, 1947 या फिर 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ब वाला है। 1946 में इन्होंने बगावत की थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब। तो आपको इसमें क्या कर देना है? ब लिख लेना है। ये आपको इसका उत्तर इसी में ब वाला लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी लॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1946, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा कि प्रति शब्द का आपको अर्थ बताना है कि प्रति शब्द का मतलब क्या होता है। तो प्रति शब्द का मतलब होता है कि ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना। अपन कहते हैं पड़त छोड़ दी, है ना, वो पड़त का मतलब प्रति ही होता है। तो ये पड़त प्रति दोनों एक ही शब्द है। तो ये कुछ समय के लिए उस पर खेती नहीं करते हैं तो खेती की ज़मीन को खाली छोड़ देते, इसको अपन प्रति ज़मीन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें क्या उत्तर से होगा? स वाला उत्तर इसमें सही रहेगा। देखो उसका उत्तर आपको सामने जो डिब्बा बना रखा है कोष्टक, इसी में आपको देना है और आपकी पूरी कॉपी इसी प्रकार की आने वाली है और पेपर भी उसी में होगा और कॉपी भी वही होगी। मृदा निर्माण का कारक क्या है? कौन इसमें मृदा निर्माण में उपयोगी होता है? तो आपके कारक बताना है। तो इसमें जैव पदार्थ, जलवायु और मृदा का गठन। तो मृदा निर्माण का जो कारक है वो उसमें क्या हो जाएगा? जलवायु इसका उत्तर रहेगा। देखो आपके जो मॉडल पेपर के उत्तर हैं वो जिसमें जलवायु मान रखा है तो इसका उत्तर आपको मैं जलवायु बता रहा हूँ। फिर इसका अगर आपको कोई करेक्शन लगे तो आप कमेंट करके बताना, उसको किताब में अपन यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके हैं चौथा क्वेश्चन है, एक देश की जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा है, क्यों? तो जनसंख्या पिरामिड अगर आधार इसमें चौड़ा है इसका मतलब जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अ वाला इसमें करेक्ट आंसर रहेगा कि इसका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें आपके अ वाला उत्तर सही रहेगा। फिर आपके आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? जंगल पर रहते हैं, शिकार पर रहते हैं या फिर अ और ब दोनों पर? तो इसका उत्तर क्या करेंगे? अ और ब दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके स वाला उत्तर, अ और ब दोनों इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न आपके छठा प्रश्न है कि बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? जो बाल श्रम अधिनियम है वो किस वर्ष में पारित किया गया था, ये आपको आंसर इसमें बताना है। तो बाल श्रम जो अधिनियम है वो पारित किया गया था 1986 में। कब पारित किया गया था?
1986, 1986 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 1986 इसका सही उत्तर है, सी वाला आंसर आपको इसमें करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसमें लिखेंगे, तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 7वां कि मराठा शक्ति को संगठित किसने किया था। जो मराठा शक्ति इसको संगठित करने का कार्य किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी। तो अ वाला उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, शिवाजी है, तो इसमें अपन उत्तर अ कर देंगे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि मराठा शक्ति को राजस्थान में बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। क्या बताना है, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है अपने सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर स, सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सवाई माधोपुर में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, रणथंभौर वाला सवाई माधोपुर में स्थित है। आपको बताना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, एक तो आपको ये बताना है। एक आपको बताना है कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है, किस जिले में स्थित है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिले में स्थित है। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब ये तो हो गए 8 अबसद। अब आपको अति लघुतरात्मक जो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके प्रश्नों के उत्तर आपको 9वां जो प्रश्न आएगा एसएस में आपके सामाजिक में, वो रिक्त स्थानों का पूछा जाएगा। इसमें आपके 4 अबसद ये रिक्त स्थान देंगे और इसमें से आपके जो आधे आधे नंबर के 4 क्वेश्चन और उचित शब्द का चयन करके इसी में से उत्तर आपको इसमें लिखना है। तो प्रैक्टिस में आपको पूरी करवाऊंगा बच्चों, आपके जो आराम से 80 में से 80 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे अगर आप जो रोज़ाना टेस्ट देंगे ऐप के ऊपर। और जिन बच्चों ने 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है वो रोज़ाना टेस्ट देना, आपके 49 रुपये में आराम से 80 में से 80 नंबर की हर विषय की तैयारी आपके यहाँ पे हो जाएगी। तो जो भी बच्चे परचेज़ करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ वो परचेज़ कर सकते हैं। 49 रुपये में आपको काफ़ी PDF वगैरह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो अबसद वाले प्रश्न तो हो गए, अब रिक्त स्थान वाले देख लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का जो आवरण की पतली परत होती है उसको क्या कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन, मृदा, अनुच्छेद 17 या जन्म दर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मृदा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें क्या भरेंगे, मृदा भर देंगे। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है जन्म दर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, जन्म दर कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म दर। संविधान के कौन से अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो छुआछूत का जो उन्मूलन है वो अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 17। तो ये याद रखना, अनुच्छेद 17 में इसका जो उन्मूलन किया गया है। निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है जनसंख्या परिवर्तन। उसको क्या कहते हैं, उसको जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। निश्चित जो बदलाव आता है निश्चित अवधि में उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन उसको कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन। तो ये क्वेश्चन आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, अबसद वाले होने के बाद में 4 अबसद रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर आपके ये हो जाएंगे। फिर 2 नंबर आपके मिलान करने वाले पूछे जाएंगे। 10वां प्रश्न आपके मिलान करने वाला होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न आपके मिलान करने वाला होगा, जिसमें आपके भारत में जो राष्ट्र के जो सबसे बड़े संसाधन हैं वो कौन है। तो मानव या फिर लोग। तो इसको मिलान कर लेंगे मानव संसाधन यानी कि लोग के साथ में। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वन अधिता मान्यता, वन अधिता मान्यता ये कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2006। महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो जल इसका उत्तर हो जाएगा। और जनजाति कौन सी इसमें, तो भील है जो इसमें जनजाति रहेगी। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना कि जो बिरसा हैं, जो कि बिरसा एक प्रमुख व्यक्ति हुए हैं जनजाति में, तो आदिवासियों के लिए फेमस है, ये प्रसिद्ध है। तो बिरसा का जन्म है जो किस परिवार में हुआ था, ये उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फिर प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके इसमें आपको सत्य असत्य के ऊपर चयन करना है, राइट का निशान लगाना है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार अपने
अनुसार पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो ये वाला इसमें सही है कि हाँ 21 अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार है, तो जीवन जीने का अधिकार आपके इसमें अनुच्छेद 21 में, तो ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। तो ये वाला सत्य है। राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, ये इसमें गलत है। ये 2017 में प्रारंभ नहीं की गई थी, इसमें आपके गलत हो जाएगा। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। तो ये बाल विवाह को रोकना इसका उद्देश्य नहीं है, तो इसका उत्तर भी आपके असत्य रहेगा। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है। तो ये वाला बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार देता है भारतीय संविधान, तो ये भी इसमें बिल्कुल सत्य है। फिर आपके आगे के जो प्रश्न है इसमें आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको इसी में खाली जगह में यहाँ पे लिखना होगा और जो दे रखा है उसी स्थान में आपको इसका आंसर लिखना है। तो आंसर आपको शॉर्ट में और स्वीट लिखना है ताकि आपका एक बार में ही आपके उत्तर पूरे मिल जाए। ठीक है, तो तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है बच्चों, ताकि आपको जो पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। जैसे कि मैं आपको ये कंपनी की अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किया, तो कंपनी ने अपनी आमदनी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू अपना इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या काम किया था। तो एक तो ये है पहला तो कि कंपनी ने 1793 में कंपनी ने क्या है, एक तो आपको याद करना है, कंपनी ने एक तो 1793 में कौन सा लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त। क्या लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। एक कानून लाए थे अस्थाई बंदोबस्त, जिसको लागू किया गया था। ठीक है, एक तो आपको ये लिख लेना है। तो उसके कारण भी ये जो कंपनी की आय बढ़ी थी, तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। इसके अलावा ज़मींदारों को जो राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया था, इसके कारण भी कंपनी की आय बढ़ी थी। इसके अलावा सेकंड आपको याद करना है 1882 में 1822 में जो महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करके राजस्व का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंप दिया था। 1822 में महालवारी एक बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें राजस्व इकट्ठा करने का जो जिम्मा है वो गांव के मुखिया को सौंप दिया था। इसके अलावा रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी, जो सीधा किसानों से राजस्व वसूलने का कार्य करते थे। तो कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए, एक बार अपन और देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो देखो, सबसे पहला काम जो किया था कंपनी ने, अपने 1793 की बात है ये, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया और उससे क्या हुआ कि आमदनी जो है वो राजस्व है वो वसूल किया जाने लगा। कंपनी ने 1793 में, अब ये भी आपको डेट याद रखनी है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था, 1793 में, 1793 इसका करेक्ट आंसर आपके याद रखना है। और राजस्व वसूलने का अधिकार किसको दिया, जमींदारों को दिया था। फिर महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, ये कब आई थी, ये 1822 में आई थी। और राजस्व का जिम्मा किसको दिया गया, गांव के मुखिया को दिया गया। फिर आई थी रैयतवारी व्यवस्था, तो इसको लागू करके सीधा किसानों से राजस्व वसूलना प्रारंभ कर दिया था। फिर आपके अगला प्रश्न है ये शॉर्ट टाइप आंसर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये, जिसका उत्तर आपको इसी में देना है। तो प्लासी का युद्ध पर आपको टिप्पणी लिखनी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, क्या हुआ, किसके बारे में है ये। तो एक कमेंट तो आपको अभी कमेंट करके बताना कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, डेट आपको कमेंट करके बतानी। एक तो प्लासी के युद्ध की और एक आपको बक्सर के युद्ध की, दोनों युद्धों की आपको डेट आपको मुझे कमेंट करके बतानी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बात कर लेते हैं प्लासी के युद्ध की। तो प्लासी का जो युद्ध है आपके इसमें दे रखा है, पूरा उत्तर बताते हैं आपको। कंपनी को बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उसकी ताकत का भय था, ताकत से भय था। दूसरी ओर नवाब चाहते थे कि कंपनी उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, उसकी किलेबंदी को रोकें और बाकायदा जो राजस्व चुकाएं। सहमति होने पर नवाब ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला करके अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों के कब्जे में कर लिए। बाद में फिर जो नवाब ने कंपनी के कलकत्ता के किले पर अधिकार हेतु रुख किया। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को भेजा था और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। अंततः 1757 में बंगाल के नवाब को
प्लासी के मैदान में अंग्रेजी सेना से हार का सामना करना पड़ा और इस हार का मुख्य कारण था नवाब का एक सेनापति मीर जाफ़र, जो कि अंग्रेज़ों से मिल गया था। ये बहुत ही धोखेबाज था, इंसान था ये। इसको मीर जाफ़र, आज भी कोई धोखा देता है उसको मीर जाफ़र ही कहते हैं कि उसने नमक हरामी वाला काम इसने किया था कि इसने जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो अपने मालिक को जो अपने राजा थे उनको हरवा दिया था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर अपने यहाँ पे लिख लेना है। अगला प्रश्न आपके ये है कि वर्नाकुलर शब्द का आपको परिभाषा देनी है और इसके अलावा दूसरा प्रश्न इसमें यह है, भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के आपको नाम लिखना है जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने में प्रयास किए। तो सबसे पहले तो वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है। वर्नाकुलर जो शब्द है ये मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या फिर बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भारत में जैसे जो औपनिवेशिक देशों के जो अंग्रेज़ रोज़मर्रा का इस्तेमाल की जो स्थानीय भाषाओं तथा साम्राज्यवासी शासकों की जो भाषा के बीच में फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब अपनी साम्राज्यवादी और स्थानीय भाषा के बीच में जो अंतर को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का उपयोग करते थे। फिर आपको 4 समाज सुधारकों के नाम बताने हैं जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधार करने का कार्य किया था। तो एक तो आपको नाम याद रखना है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय बहुत ही फेमस है, और स्वामी दयानंद सरस्वती, और एक महात्मा ज्योतिराव फुले, और पंडिता रमाबाई। ठीक है, ये नाम आपको याद करना है। एक कमेंट करके मुझे बताना कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं इनकी किताब का नाम क्या था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि महात्मा ज्योतिराव फुले की जो किताब का नाम क्या था। और एक इनकी वाइफ का नाम आपको बताना है जो कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका महात्मा जो ज्योतिराव फुले हैं इन्हीं की जो वाइफ थी। ठीक है, तो इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके 15वां है, मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। मृदा निम्नीकरण के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, तो देख लेते हैं। मृदा निम्नीकरण क्या होता है। मृदा निम्नीकरण से आशय मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी आना। तो मृदा की जो उपजाऊ क्षमता उसमें कमी आना, अन्य शब्दों में बात करें तो मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप में गिरावट आने को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, जैसे मृदा निम्नीकरण क्यों हो रही है तो उसका कारण क्या है। एक तो वनोन्मूलन, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, अतिचारण, गाय भैंस घोड़ा गधे ऊँट खच्चर जैसे सभी जो जानवरों को ज़्यादा ये चर रहे हैं इसलिए कारण भी हो रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, वर्षा का दोहन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, और पर्वत है जो खिसक रहे हैं। ठीक है, तो ये भूस्खलन भी कारण है। इसके अलावा बाढ़ भी एक इसका प्रमुख कारण है। तो मृदा निम्नीकरण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। एक तो मल्च बनाना, मृदा संरक्षण का उपाय है एक तो मल्च बनाना। मल्च कैसे बनाया जाता है देखते हैं। इस विधि के में अंतर्गत पौधों के बीच में अनावृत भूमि में जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती हैं, और इस विधि में जो मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मतलब इनके पौधों के बीच में जो खाली जगह पड़ी होती है इसमें जो जैव पदार्थ है उसमें से ढक दिया जाता है, उसको जैव मल्चिंग कहते हैं। अगला है आपकी वेदिका फार्म। देखो वेदिका फार्म भी इम्पोर्टेंट है मृदा संरक्षण के लिए, निम्नीकरण के लिए, रोकने के लिए। तो इस विधि में चौड़े और समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके, और इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा प्रदन कम होता है। फिर तीसरी प्रकार की विधि है आपके समोच्च रेखीय विधि। इस विधि में एक पहाड़ी की ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई डाल के नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करते हैं। फिर आता है आपका रक्षक मेखला। इस विधि में तटीय प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारों को लगाया जाता है ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं की जो रोधिका होती हैं वो बनाने के लिए पत्थरों, घास तथा मृदा का उपयोग किया जाता है। तो रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। फिर बात कर लेते हैं इसमें चट्टान बांध की। तो चट्टान बांध क्या है, यह जल के प्रवाह को कम करने में मदद करता है, यह नालियों की रक्षा करता है तथा मृदा की क्षति को रोकता है। तो इसको चट्टान बांध कहते हैं। बीज की फसल को उगाना। इस विधि में वर्षा दोहन के जो मृदा सुरक्षित रखने के लिए
अलग अलग समय पर अलग अलग ये जो फसलें एकांतर कतार में लगाई जाती है। जैसे एक गेहूं की लगा ली, एक सरसों की लगा ली, एक चने की, गेहूं की, सरसों की, चनों की, ऐसे एकांतर क्रम में लगाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपका ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नवीकरणीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो नवीकरणीय क्या होता है, जिसको एक बार से अधिक बार में काम में लेते हैं उसको नवीकरणीय कहते हैं। एक बार से दूसरी बार उसको नवीन कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय कहा जाता है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या फिर पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जो लापरवाही से अगर इनका उपयोग करेंगे तो इनका भंडार प्रभावित हो सकता है, जैसे कि जल है, मृदा है और वन है। जल, मृदा और वन ये नवीकरणीय है, लेकिन लापरवाही से इनका उपयोग करेंगे तो इनका भंडार प्रभावित हो सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी है और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत बड़े भाग पर एक बड़ी समस्या बन गई है। तो नवीकरणीय जो कुछ आपको नाम दे रखे हैं, इसमें संसाधन के नाम आपको याद रखना है। एक तो नाम आपको याद रखना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जो कि इनका मानव क्रियाओं से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जल, मृदा और आपके वन, ये तीन ऐसे चीज़ हैं जिनका जो मानव के कारण ये प्रभावित होती हैं। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। फिर आपके मैप आएगा 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का मैप आएगा। वैसे मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था कि मैप को कैसे भरा जाता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वो चूरमा वाली ट्रिक बताई थी। आपने देखी होगी वो वीडियो, नहीं देखी हो तो आप सर्च कर लेना, कक्षा 8 मैप कैसे भरे, श्री राम क्लासेस के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से पूरे राजस्थान को मैप को जो भरना सिखाए हैं। तो आप कमेंट करके इसमें सर्च करके देख लेना कि कक्षा 8 मैप कैसे भरे श्री राम क्लासेस, तो आपके वो अपना जो डायग्राम है वो आ जाएगा, जिसमें मैंने कहानी के द्वारा आपको मैप भरना सिखा रखा है। तो ये अपना प्यारा राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। तो ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। इसमें आपका ज़िला कौन सा है मुझे कमेंट करके बताना। देखें आपका इसमें से कौन सा ज़िला है, कौन सी दिशा में है। तो देखो इसमें एक तो बनना है बीकानेर। तो बीकानेर जो है वो आपका ये वाला जो ज़िला है ये आपका बीकानेर ज़िला रहेगा, ठीक है। ये आपके 33 ज़िलों वाला ही आपको मैप भरना है, ठीक है। अभी 41 ज़िले वाला मैप आपको नहीं भरना है, आपको 33 ज़िले वाला ही मैप परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको पुराना मैप ही भरना है जो आपके स्कूल में लगा हुआ है। फिर जैसलमेर आपको भरना है इसमें। तो जैसलमेर ये भारत का बड़े ज़िलों में इसको शामिल किया जाता है और राजस्थान का भी सबसे बड़ा ज़िला है। तो ये वाला जो एरिया है वो अपना जैसलमेर का है, ठीक है। आपने एक गाना भी सुना होगा जैसलमेर वाला, ठीक है। रानी रंगीली का एक सॉन्ग है, ये फेमस अभी चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में है ये गाना। तो जैसलमेर वाला गाना आपने सुने होगा। तो ये जैसलमेर पूरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का ज़िला है ये, और बीकानेर राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर है। ये वाला हिस्सा आपके बीकानेर का है। हनुमानगढ़ आपका यहाँ रह गया, ये ऊपर ही ऊपर हनुमानगढ़ का है ये। तो ये वाला जो ज़िला है वो हनुमानगढ़ है। इसके बाद में बात करें कोटा की। तो कोटा ये रहा आपके कोटा। कोटा एमपी के साथ में 2 बार सीमा टच करता है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपका कोटा का हिस्सा है, ठीक है। कोटा में ये रहेगा, इधर 12 है, इधर ये झालावाड़ है, और ये आपके बूंदी है इधर। फिर नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा सबसे लास्ट ज़िला है नीचे दक्षिण की ओर में, और ये बांसवाड़ा ज़िला है। आपका इसमें कौन सा ज़िला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें आपके ये बाड़मेर में है, ये वाला बाड़मेर है, ये जालोर है, ठीक है। तो इसी ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सभी आपके साउथ के इसमें ज़िले हैं। और ये ऊपर ही ऊपर आपका श्री गंगानगर है, यहाँ पे श्री गंगानगर है। इधर आपका धौलपुर करौली हो जाएगा इधर, ठीक है। भरतपुर, धौलपुर करौली, ये सभी पूर्वी ज़िलों में आते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न देखो ये है कि उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण का आपको क्या करना है, अर्थ बताना है। तो उद्योग का मतलब क्या होता है, उद्योग का मतलब होता है कि उन सभी आर्थिक गतिविधियों से जो कि वस्तुओं को उत्पादन करने में, खनिजों का निष्कर्षण करने में और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित हैं। पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो ये प्रमुख उद्योग है, इसका आपको नाम याद रखना है।
विनिर्माण क्या होता है, तो एक द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया 2 चरणों में बताई जाती है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपेगा यूं कहीं क्वेश्चन। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, तो सन या पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। इस फसल को उगाने के लिए आवश्यक मौसमी परिस्थितियों को समझाना है। तो पटसन को उगाने के लिए क्या क्या मौसमी परिस्थितियाँ हैं। एक तो जलोढ़ मिट्टी को में अच्छी ढंग से जो विकसित होना चाहिए, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ये आपके उपयोगी है इस पटसन के लिए। ऊंचे तापमान हाई होना चाहिए, वर्षा भी ज़्यादा होनी चाहिए और आर्द्रता जो है जलवायु की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन में अग्रणी उत्पादक देश हैं। पटसन सबसे ज़्यादा भारत और बांग्लादेश में ही होता है। फिर अगला प्रश्न आपके समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है, तो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार में कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, जैसे सभी लोगों में जो कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग एक जैसे हैं कानून की नज़र में, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी भी भेदभाव नहीं कर सकता। यद्यपि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है तथा राज्य का कोई भी भेदभावजनक जो पदवियाँ हैं वो प्रदान नहीं करेगा। तो ये सभी समानता के प्रमुख अधिकार के उदाहरण हैं। फिर आपका नेक्स्ट है कि ये भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार समझाया गया है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, राज्य के हिसाब से सभी धर्म बराबर हैं। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, इसको पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के संविधान के अनुसार जो केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकेगा। एक तो ये कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाव न बनाए, ठीक है, दबाए नहीं उसको। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो ये 3 प्रमुख आपको इसमें उदाहरण लिख लेना है। अगला प्रश्न 22वां है, जिसमें राजस्थान में हथकरघा उद्योग के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो हथकरघा उद्योग क्या है। हथकरघा उद्योग में अधिकांश कार्य हाथों से या फिर छोटी छोटी मशीनों से, उपकरणों के द्वारा होता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरियाँ, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से ही किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। सूती और ऊनी रेशम के धागों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। और ऊनी खादी में जैसलमेर की बरंडी, बीकानेर का कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, तो इसके अलावा आपको याद रखना है एक तो है कि भारत में सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योग कौन सा है, ठीक है, एक तो ये बताना है कि, और एक पहला ये बताना है आपको कि राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है फिशिंग से आप क्या समझते हैं। तो फिशिंग जो होती है वो एक प्रकार का ठगी का तरीका होता है, लोगों को फ्रॉड करने का एक तरीका है, जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं और इस तरह मेल का उद्देश्य जो ज़रूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि की जानकारी करनी होती है। आप सभी प्यारे बच्चे फ़ोन चलाते हैं, लेकिन फ़ोन में ध्यान रखना, कभी कभी कोई आपसे OTP मांगे तो नहीं देनी है। अपने कि आपके नंबर पे एक OTP आई होगी और मैं OTP दो, तो वो OTP बच्चों कभी किसी को नहीं देनी। बाकी आपका अकाउंट है, जितने भी आपका जिसका भी आप फ़ोन चला रहे हैं उनका अकाउंट है जो पूरा खाली हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, किसी को भी OTP मांग ले फ़ोन के ऊपर कि मैं ये बोल रहा हूँ, थाने से बोल रहा हूँ या फिर आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपके फ़ोन पे OTP आई होगी या फिर आपको लॉटरी लगी है, कोई भी आपको प्रलोभन दे तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। तो ये विशेष तौर पे आपको अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके 23वां प्रश्न क्या है। तो 23वां प्रश्न है आपके
कि बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे गति प्राप्त हुई, इसका आपको वर्णन करना है। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, एक तो ये याद रखना है। तो बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिलना सन 1905 में जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इसी लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन कर दिया था। उक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, जो कि बिहार और उड़ीसा हैं, इसके कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के अनुसार बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासकीय सुविधा था, परंतु इसके पीछे अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था वो बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांटना था। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्य मार्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया तथा विशाल जनसभाओं का आयोजन भी किया गया। जुलूस निकाले गए, जनप्रतिनिधि नए नए रास्ते ढूंढते गए, इससे कि जो संघर्ष उपजा वह स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण था, जिसमें आपके स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या था। अंग्रेजी कपड़े, शक्कर और अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई थी और अपने ही देश में बनी वस्तुओं का जन जागरण किया था। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अनेक क्षेत्रों में इसकी भारी जो अनुगूंजें सुनाई दी। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन इसका कि 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या क्या बदलाव किए गए। तो क्रांति के बाद में क्या क्या परिवर्तन आया, देख लो। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया और जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गए थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसको सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल का गठन किया गया तथा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया था। जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा गया, वायसराय उसको कहा गया था। दूसरा ये है कि भारतीय जो शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन उनके क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार भी सुनिश्चित हो गया था। उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दे दी गई थी और ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों ने के अनुपात में कम कर दिए थे, जबकि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात को बढ़ाया गया था। तो ये भी एक प्रमुख परिवर्तन किया गया था। सेना में अब गोरखा, सिख, पठानों का अनुपात को बढ़ाया गया था। मुसलमानों को ज़मीन और संपत्ति के बड़े पैमाने पर जो जब्त की गई थी और उन्हें संदेह और शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसके अलावा और क्या परिवर्तन आया, तो अंग्रेज़ों ने भारतीय रिवाज, धर्म और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का फैसला किया। जमींदार और भूस्वामियों की रक्षा करने के लिए ज़मीन पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने वाली नीतियाँ बनाई गई। तो ये प्रमुख कारण लिख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले थे। अगला प्रश्न है आपके रोलट एक्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। रोलट एक्ट जो है वो क्या है, 1919 में आया था ये। औपनिवेशिक सरकार ने रोलट एक्ट कानून को पारित कर दिया तथा यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगाने के और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। इन कानून में जो भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ था। गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह का आह्वान किया और इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान और याचना दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। तो हड़तालें जारी की जाएगी। इसके अलावा आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन भी किया गया था। रोलट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर ये शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 को पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए, हड़ताल का आयोजन किया गया था। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया तथा सरकार द्वारा अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों पर जो लाठियाँ और गोलियां बरसाई गई थी, तो अनेक लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया था।
फिर आपके नेक्स्ट है कि 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा एक तो इसका नाम याद रखना आपके, जनरल डायर, इसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। डायर द्वारा जो जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड भी इसी दमन का हिस्सा था। ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपके सेकंड वाला कि अवध के बागी बुरा स्वामियों के समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। तो देखो पहला तो ये है कि अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा की थी। और अंग्रेज़ों ने घोषणा की जो राशि अंग्रेज़ों ने जो घोषणा की जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति जो स्वामी भक्त बने रहेंगे उन्हें अपनी ज़मीन पर जो पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। यानी कि जो अंग्रेज़ों का साथ देगा उनको जो भूमि उसको जो उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि यदि उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या न की हो और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और ज़मीन पर उनके दावे तथा अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों और विद्रोहियों और नवाबों और राजाओं के पर इसमें मुकदमे चलाए गए और उनको जो फांसी पर लटका दिया गया था। 24वां प्रश्न है कि भारत में जो आंदोलन है उनकी संरचना को समझाना है। अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए थे, तो भारत में आंदोलन की संरचना 3 अलग अलग स्तर पर आपके आंदोलन होते हैं। सॉरी अदालत है, आंदोलन नहीं है, अदालत, मेरे को आंदोलन ही दिख रही है। तो भारत में जो अदालत है उसकी संरचना को समझाना है। तो भारत में जो अदालत है वो 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की न्यायपालिका होती है। एक तो सबसे निचले स्तर की न्यायपालिका जिसको जिला अदालत कहते हैं, एक उच्च न्यायालय हो जाएगा हाई कोर्ट जिसको कहते हैं, और एक सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ये याद रखना है एक तो कि सबसे निचले स्तर की जो न्यायपालिका होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अधीनस्थ न्यायालय या फिर आपकी जिला अदालतें कहा जाता है। ये अदालतें जिस जिले या तहसील स्तर पर किसी शहर में होती हैं इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। इसको ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, इनको जिला न्यायालय भी कहते हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी होता है इसमें, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, मेट्रोपॉलिटन होता है मजिस्ट्रेट, और सिविल जज न्यायालय आदि नामों से उसको बुलाया जाता है। ये न्यायालय बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं। फिर आता है उच्च न्यायालय जिसको अपन हाई कोर्ट कहते हैं। मध्य स्तर का उच्च न्यायालय है और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है जो कि अपना भारत का राजस्थान का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पे है, जोधपुर में है, और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालतें होती हैं। बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, जो सुप्रीम कोर्ट होता है। उच्च न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है जो नई दिल्ली में स्थित है। ये तो याद कर लेना, नई दिल्ली में स्थित है। और हाई कोर्ट कहाँ पे, जोधपुर में। तो जोधपुर में आपको ये उच्च न्यायालय याद करना और नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय। फिर अगला प्रश्न आपका ये है कि नई दिल्ली में स्थित है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की जो बाकी सारी अदालत हैं वो मान्य होते हैं। अगला प्रश्न है संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाना है। तो देखो संसद में कानून बनाने की जो संसद में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से आगे बढ़ती है। सबसे पहले तो जो समाज के विभिन्न समूह से किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों और संपादकियों, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए व्यक्त होती हैं। इन समाचार माध्यमों के जरिए ये संसद तक पहुंची। इन कानूनों को इन अमल में लाने के लिए इन हेतु जो पक्ष विपक्ष में जो बहस और बातचीत के बाद जो कानून संसद के सदस्यों के द्वारा पारित किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है, और बाद में उसको उपराष्ट्रपति उसको अनुमति प्रदान कर देते कानूनी, और उसके बाद में जो उनकी सहमति के बाद उस देश में लागू ये हो जाता है। ये तो होगी आपके संसद की जो कानून बनने की प्रक्रिया है वो वाली। संसदीय कार्यप्रणाली को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, समझाना है। तो संसद का कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद ये जो सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उनके ज़रिए संसद कार्यपालिका की नियुक्ति करती है। संसद द्वारा जो सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है, और सरकार से सवाल पूछना किसी सांसद का महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में स्वस्थ संचालन के लिए विपक्षी दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं, और सांसदों के प्रश्न के चलते
सरकार है जो चुस्त हो जाती रहती हैं। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी जो मामले हैं वो संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यह उन कई तरीकों में से एक है जिनके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। फिर आती है स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता। क्या क्या इसमें विशेषता होती हैं? तो स्वतंत्र न्यायपालिका की निम्न विशेषता होती है। एक तो न्यायाधीश बाहरी दबाव से मुक्त होते हैं। इसके अलावा मामलों में निष्पंदन जो निष्पक्ष और कानून के मुताबिक होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित होता है। न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, पेंशन, सेवानिवृत्ति की आयु कानून के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा जो न्यायाधीशों को पदोन्नति उनकी योग्यता, निष्ठा, अनुभव के आधार पर मिलती हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में कई जो प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद करना। एक संविधान से मेरे को याद आया कि भारत में संविधान कब लागू हुआ, भारत में संविधान लागू कब हुआ, संविधान बनने में कितना समय लगा, और भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं। ये 3-4 प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है 25वां, और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है ये। 1857 की क्रांति में असफलता, 1857 की क्रांति में असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। तो देखो, किन किन कारणों से 1857 की क्रांति असफल रही थी। एक तो है कि अधिकांश राजा महाराजा जो थे वो महाराजा जो थे वो अंग्रेज़ों को भरपूर सहयोग प्रदान करते थे। क्रांति निर्धारित समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? नसीराबाद से। जो अजमेर का नसीराबाद है वहाँ पर सबसे पहले 28 मई को ये क्रांति शुरू हो गई थी। क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों पर ही हो पाई थी, सभी जगह पे एक साथ क्रांति नहीं हुई थी। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि अलग अलग जो समय पर शुरू हुए थे। नेक्स्ट है आपके पॉइंट नंबर 5। आपका 5वां पॉइंट ये है कि क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। और इसके अलावा क्रांतिकारियों के बीच में जो एक नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान की क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का भी अभाव था, और साथ ही इसके साधनों की भी कमी थी राजस्थान में। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था, ये भी एक प्रमुख कारण है। और फिर आपको इसमें जो चित्रकला है उस चित्रकला के बारे में, आपको चित्रशैली के बारे में बताना है। तो राजस्थानी चित्रशैली, इसमें क्या है? राजस्थान के ऐतिहासिक काल में ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्र में राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए थे। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें आश्रय प्रदान किया, प्रश्रय, और मुगल जो चित्रकार हैं उन्होंने स्थानीय कलाकारों और चित्रों की परंपरा के साथ काम करके एक नया चित्र जिस शैली को जन्म दिया था, और जिसको स्थानीय विशेषताओं के कारण है जो स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित उसको किया गया था। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग अलग पहचान बनाती हैं। विभिन्न यहाँ पे जो रियासतों में विभिन्न स्कूल बने हुए हैं जहाँ पर आज भी है जो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ पर जो शैली बन गई हैं, और इन विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षी तथा इन सभी की दृष्टि में जो ये पहचाना गया कार्य किया गया था। नेक्स्ट है आपके नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन क्या होता है? तो नगरीय प्रशासन के 3 रूप होते हैं। ये बच्चों याद कर लेना, परीक्षा में आएगा आपके नगरीय प्रशासन के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों याद कर लेना 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जो जनसंख्या जिनकी 5 लाख से ज़्यादा होती है और जिनकी सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो उनको नगर निगम बना देते हैं। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा 5 लाख से कम होती है उनको नगर परिषद की स्थापना करते हैं। वे शहर जिनकी जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक होती है उनको नगर पालिका बोर्ड बना देते हैं। उसके बाद में फिर आपके शहर के जो अलग अलग क्षेत्र में इसको बांटा जाता है, इसको वार्ड कहते हैं, और हर वार्ड में वहाँ की एक जनता का एक प्रतिनिधि होता है या पार्षद होता है, इसको वार्ड पंच या फिर पार्षद कहते हैं, और इनको संस्थाओं में भेजते हैं। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं
ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। नगर परिषद का अध्यक्ष जो होता है उसको सभापति कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और नगर पालिका के बोर्ड का अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष ही कहते हैं। लेकिन महापौर और आपका जो सभापति हैं वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न आपका ये है अथवा में 1857 की क्रांति के प्रसार को समझाना है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हुई थी छावनी, क्रांति कहाँ पे हुई थी। 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रसार तो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं इसको। पहला आपके नसीराबाद में विद्रोह, 28 मई 1857 को इसका विद्रोह नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने कर दिया था। फिर इसके बाद में हुआ था नीमच में 3 जून 1857 को। तो नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में वहाँ पे जो शस्त्रागार था उसमें आग लगा ली थी। एरेनपुरा यहाँ की छावनी थी जहाँ पे विद्रोह 21 अगस्त 1857 को एरेनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया था। जोधपुर लीजन के जो मोती खां हैं, जोधपुर लीजन के मोती खां हैं, सूबेदार शीतल प्रसाद हैं, तिलक राम हैं, इन्होंने इसका जो नेतृत्व प्रदान किया था। अहुआ के ठाकुर जो थे कुशाल सिंह, उन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया था। अहुआ के अंतर्गत क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया था। अहुआ, अशोक, आलियावास, लांबिया, गुलर, रूडावास, इसके अलावा परगनों के जो प्रमुख सैनिकों ने इनका साथ दिया था। कोटा विद्रोह की बात कर लेते हैं तो कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को शुरू होती है। लाला हरदयाल और मेहराब खां, ये दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे जो कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा भी राजस्थान में कई स्थानों पर ऐसे जगह है जहाँ पर जो क्रांति का संघनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा है, कोठारिया है आदि प्रमुख जो क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। फिर बात कर लेते हैं टिप्पणी लिखनी है। ग्राम पंचायत पे टिप्पणी लिखनी है। ग्राम पंचायत क्या होती है? तो ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई होती है जो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर बनी होती हैं। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि इस बार जो सरपंचों का कार्यकाल 1 साल आगे बढ़ा दिया है। तो सरपंच का जो पंचायत होती है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होते हैं। सरपंच जो बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, फिर वापस चुनाव होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजात के रिकॉर्ड को रखना तथा बैठक की कार्यवाही को लिखना। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती हैं। तो पहला आपके ये है ग्राम पंचायत वाला जो हमने बता दिया। अब आपको करना है दूसरा वाला, राजस्थान में मूर्तिकला। तो राजस्थान में मूर्तिकला, ये गुप्तकालीन मूर्तियों के परंपरा का प्रभाव राजस्थान में भी रहा है। और राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त के साथ जैन धर्म की भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इनके जो मंदिर हैं और मूर्तियां हैं वो प्रसिद्ध हैं, जैसे आपके शैव मूर्तियां हैं, वैष्णव मूर्तियां हैं, शाक्त मूर्तियां हैं और जैन मूर्तियां हैं। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास, विभिन्न मुद्राओं का उत्कीर्णता इस युग की महत्वपूर्ण जो विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको 25 ही प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे बता दिया। पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। जिन बच्चे ने पूरा वीडियो देखा, आपको अपना जो स्कूल का नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये था एक मॉडल पेपर सामाजिक का जो बोर्ड ने जारी किया था, वही मैंने आपको बताया था पूरा। इसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। विज्ञान का और गणित का आपको पहले ही मिल चुका होगा, वीडियो देख लिया होगा। और इसकी PDF आपको, ये उत्तर वाली जो PDF है ना, पूरी PDF वो आपको अपने ऐप के अंदर कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगी, जो पहले मैंने आपके विज्ञान की और उनकी डाल रखी हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।